आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ इकरा नाज। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुधवार सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। यहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात दौरे के बाद वो दिल्ली लौटेंगे और बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे। इससे पहले 14 मई को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट के स्थापना को मंजूरी दी गई थी। इससे 3,700 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। यह यूनिट HCL और फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम है। दोनों मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र में जेवर हवाई अड्डा के पास प्लांट स्थापित करेंगे। ये प्लांट 20,000 वेफर्स प्रति माह के लिए डिजाइन किया गया है और डिजाइन आउटपुट क्षमता 36 मिलियन यूनिट प्रति माह है। इस प्लांट में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, PC और डिस्प्ले वाले अन्य डिवाइस के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों 2 तरह का मौसम दिख रहा है। तराई वाले इलाकों में जहां गरज चमक के साथ जोरदार हवाएं चल रही हैं, तो वहीं कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन के समय मौसम में व्याप्त नमी और धूप निकलने के कारण उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विज्ञान ने विभाग मंगलवार को प्रदेश के 24 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और आंधी पानी की चेतावनी जारी की है। वहीं कुछ इलाकों में तेज धूप निकलने और तापमान में वृद्धि की संभावना मौसम विभाग में जताई जा रही है, जिससे इन इलाकों में गर्मी बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच समेत यूपी के 24 जिलों में बिजली गिरने के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई है। लखनऊ में सोमवार को आसमान साफ रहा, तेज धूप खिली रही। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान डिग्री 28 सेल्सियस बताया जा रहा है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। दिन में तेज धूप खिलेगी। अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। जिला रोजगार कार्यालय करौली द्वारा 28 मई यानी आज 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर जिला मुख्यालय पर स्थित पुरानी कलेक्ट्रेट के पास डाइट परिसर में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। इस शिविर में कई निजी कंपनियां भाग लेंगी और युवाओं का विभिन्न पदों के लिए चयन करेंगी। जिला रोजगार कार्यालय के सहायक निदेशक मुकेश कुमार के अनुसार ये शिविर रोजगार सेवा निदेशालय राजस्थान के निर्देशानुसार कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग करौली के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस शिविर में भाग लेने वाली कंपनियां युवाओं के इंटरव्यू लेकर उन्हें मौके पर ही चयनित करेंगी। इस शिविर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अलावा और भी कई अवसर मिलेंगे। आयोजन स्थल पर विभिन्न विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा काउंटर लगाए जाएंगे, जहां से युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और करियर संबंधी मार्गदर्शन भी मिलेगा। तेज प्रताप और अनुष्का यादव मामले के बीच लालू यादव के परिवार में खुशियां आई हैं। इससे पहले उनका परिवार बहुराष्ट्रीय यादव से मिलने कोलकाता पहुंच गया था। मीसा भारती भी उनके साथ गई थी। मंगलवार को तेजस्वी यादव की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है, जिसके बाद उनके घर में बधाइयों का दौर जारी है। इसी बीच लालू यादव से मिलने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी भी पहुंची हैं और उनका हालचाल पूछा। इस मुलाकात के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पोस्ट कर लिखा कि आज के दौरे पर जैसी आत्मीयता, जैसे परस्पर सम्मान पापा को प्राप्त है, वैसा बिरलों को ही नसीब होता है। बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी हम सबों की अभिभावक हैं और पापा और उनके बीच भाई बहन का अटूट रिश्ता पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है।
बिहार में अक्टूबर नवंबर में होने वाले चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। पीएम मोदी खुद चुनावी कमान अपने हाथों में संभाल लिए हैं। बता दें, पीएम मोदी 29 से 30 मई को 2 दिवसीय दौरे पर हैं और बिहार आने वाले हैं। 29 मई को शाम 5 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद उनका काफिला पटना के शेखपुरा मोड़ से बीजेपी कार्यालय तक जाएगा। इस दौरान 32 जगहों पर स्टेज बनाकर लोग पीएम का स्वागत करेंगे। 30 मई को पीएम मोदी विक्रमगंज में एक बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 20 जून को भी पीएम का बिहार में 5वां दौरा तय हो जाएगा, जिसमें वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि पीएम का रोड शो इतिहास रचने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोग हाथ में तिरंगा लेकर उनका धन्यवाद करेंगे। पटना में पीएम मोदी के दौरे को लेकर भारी उत्साह का माहौल है। एक आम जनसभा है और उस जनसभा में 29,000 करोड़ रुपया का नवीनगर का पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। पटना सासाराम ऐसे एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए सौगात लेकर आते हैं। और विक्रमगंज आज तक 11 वर्षों में मैंने कभी नहीं देखा कि इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा हैंगर बना हो। 1.25 लाख कुर्सी और इतना बड़ा पंडाल शायद इस देश में सबसे पहली बार शाहबाद की धरती में बना। शाहबाद की धरती को कुछ लोगों ने रक्त रंजित करने का काम किया और जिस तरह से माले और अन्य पार्टियों की एक्टिविटी वहां पर बढ़ी थी, उपचुनाव के बाद वहां की जनता ने विराम लगा दिया और सबने इस बात को बताया कि हम बिहार और विकसित बिहार के सपना के साथ हैं। हम नक्सलवाद और आतंकवाद और हम किसी भी अन्य एक्टिविटीज के साथ नहीं हैं। और आने वाले समय में शाहबाद की धरती, मगध की धरती एनडीए और बिहार के लिए सबसे फर्टाइल धरती होगी, उपजाऊ धरती होगी। ये प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से संदेश जाने वाला है और ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है कि शायद आज तक वैसा कार्यक्रम नहीं हुआ। हमने दरभंगा के प्रधानमंत्री जी के रिकॉर्ड को भागलपुर में तोड़ने का काम किया किसान सम्मान सम्मेलन करके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम को एनडीए यानी वैमानिक विकास एजेंसी उद्योगों की साझेदारी के साथ लागू करेगी, जिसमें निजी और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को समान अवसर दिए जाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है एमसीए, जिसकी रक्षा मंत्री ने आज मंजूरी दी है। एमसीए 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान है, जिसमें एयरफोर्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये विमान अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा। इसमें सुपर क्रूज, उन्नत सेंसर, एआई तकनीक और स्टील्थ तकनीक जैसी खासियतें शामिल होंगी। स्टील्थ तकनीक यानी ये विमान रडार बचने में माहिर होंगे, इनको दुश्मन आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा ये विमान ध्वनि की गति से अधिक क्षमता के साथ उड़ान भरने में सक्षम होंगे। गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके में शातिर अपराधी को पकड़ने आई नोएडा पुलिस पर फायरिंग के दौरान एक सिपाही की मौत हो गई थी। इस मामले में जिस हिस्ट्री शीटर को नोएडा पुलिस पकड़ने आई थी, उसको गाजियाबाद पुलिस ने जेल भेजा है। जेल से सूचना मिली है कि ये हिस्ट्री शीटर जेल में आराम से सोया है और खाना भी खा रहा है। गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके के गांव नाहिल में गौतम बुद्ध नगर के थाना फेज 3 टीम की शातिर बदमाश कादिर को पकड़ने आई थी। कादिर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इसी दौरान कादिर के चिल्लाने और शोर मचाने पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिन्होंने कादिर को छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायर किए थे। इसके बाद पथराव भी किया गया। इसी दौरान नोएडा पुलिस के कांस्टेबल सौरभ के सिर में गोली लग गई। सौरभ घायल हो गया था। घायल कांस्टेबल सौरभ की अस्पताल में ही मौत हो गई थी। कादिर को थाना मसूरी पुलिस ने गिरफ्तार करके 26 मई कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने जुडिशियल कस्टडी में कादिर को जेल भेजा था। जेल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेल की मुलाहिजा बैरक में कादिर आराम से सोया और उसने खाना भी खाया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में अमित शाह के बाला साहेब ठाकरे वाले बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देने के बजाय बीजेपी ये बताए कि कल जो मुंबई की हालत हुई, किसानों को इतना नुकसान हुआ, उन्हें राहत क्यों नहीं पहुंचाएगी। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये सभी बयान ठीक है, लेकिन मुंबईकरों को जवाब चाहिए कि मुंबई की हालत जो कल हमने देखी, जो बीजेपी ने मुंबई को इस स्थिति में क्यों पहुंचाया, भाजपा के मन में मुंबई के लिए इतनी दुर्भावना क्यों है, भाजपा मुंबई को क्यों खत्म करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि बारिश के कारण हजारों हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है, किसानों को कोई मदद क्यों नहीं दी गई, चाहे वो मुंबई हो, ठाणे हो या पुणे। कई शहरों में स्थिति खराब हो जा रही है, हमारे शहरों को कोई मदद क्यों नहीं मिल रही। बता दें कि सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम वसंतराव नायक की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं इस कार्यक्रम के जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फिल्म सिटी को लेकर एक और बड़ी कामयाबी मिली है। जी हाँ, इस फिल्म सिटी के निर्माण की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि फिल्म निर्माता बोनी कपूर की कंपनी बेबव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी ने मंगलवार को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को फिल्म सिटी का लेआउट प्लान सौंप दिया है। ये लेआउट प्लान अनुमोदित होते ही पहले चरण का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ये फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 21 में लगभग 1000 एकड़ भूमि पर बनाई जा रही है। पहले चरण में 230 एकड़ क्षेत्र में काम होगा, जिसमें फिल्म स्टूडियो, साउंड स्टेज, पोस्ट प्रोडक्शन यूनिट और फिल्म इंस्टीट्यूट जैसे बुनियादी ढांचे तैयार किए जाएंगे। इस पहले चरण पर करीब 1510 करोड़ खर्च होंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2020 में उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण का बड़ा केंद्र बनाने का सपना देखा था। मुंबई में फिल्म निर्माताओं से बैठक के बाद ये प्रस्ताव तेजी से आगे बढ़ा है और अब इसका पहला निर्माण चरण शुरू होने वाला है। ये फिल्म सिटी राज्य की सांस्कृतिक छवि और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का जरिया बनेगी। देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया शिक्षण संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान यानी आईएमसी में एडमिशन की प्रक्रिया होने वाली है। इस बार एक एमए पाठ्यक्रम एवं 5 स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश होते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए प्रारंभ होने वाली। पंजीकरण की अंतिम तिथि 8 जून है। जिन विद्यार्थियों को सीयूटी पीजी का वैध स्कोर है, वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर काउंसलिंग हेतु पंजीकरण कर सकते हैं। एमए इन मीडिया बिजनेस स्टडीज और एमए इन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में प्रवेश के लिए पंजीकरण कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। प्रवेश प्रभारी डॉक्टर राकेश गोस्वामी प्रोफेसर के अनुसार इस वर्ष आईएमसी ने जनसंचार एवं पत्रकारिता के अतिरिक्त अन्य विषयों से भी अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए पात्र माना है। उन्होंने बताया कि न्यू मीडिया कम्युनिकेशन नामक नए एमए कार्यक्रम में डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा अप्लाइड आर्ट्स जैसे विषयों में सीयूईटी पीजी स्कोर रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश की बहुचर्चित सामूहिक विवाह योजना में एक और नई पहल जोड़ दी है। अब इस योजना के अंतर्गत विवाह करने वाली कन्याओं को सरकार की ओर से सिंदूर दानी यानी सिंदूर रखने की डिब्बी उपहार स्वरूप दी जाएगी। सरकार की ओर से यह फैसला हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लिया गया है। राज्य सरकार के अनुसार ये कदम भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को सम्मान देने के साथ साथ नवविवाहित महिलाओं के लिए एक भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा का संदेश भी देगा। सिंदूर भारतीय समाज में सुहाग का प्रतीक माना जाता है और सिंदूरदानी उस परंपरा का हिस्सा है। सरकार की ओर से इसे शादी करने वाली सभी कन्याओं को उपहार के रूप में दिया जाएगा। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी। इस आतंकी हमले में कई नवविवाहित जोड़ों का परिवार बर्बाद हो गया। इसके बाद देश की सेना ने आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने इस स्ट्राइक में 100 से अधिक आतंकियों और उनके आकाओं की मौत हो गई। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल के एमआरआई लैब में महिला मरीजों के वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। यदि आप यहां जा रही हैं और जांच के लिए कपड़े बदलने जा रही हैं तो सावधान रहें, आप ब्लैकमेलिंग के शिकार भी हो सकती हैं। ऐसा ही एक वीडियो बनाने का मामला सोमवार रात को सामने आया।
मथुरा दास माथुर अस्पताल के न्यूरो वार्ड में भर्ती महिला की एमआरआई होनी थी। जब महिला को एमआरआई लैब में भेजा गया तो वहां कपड़े चेंज करने के दौरान महिला को शक हुआ कि कहीं पर हाइड कैमरा लगा हो सकता है। महिला ने देखा तो वहां पर कैमरा लगा हुआ था। उसने तत्काल इसकी शिकायत अस्पताल और पुलिस को दी। दरअसल वहां पर सिक्योरिटी गार्ड के पद पर नौकरी करने वाले सुरक्षा गार्ड रहीमुद्दीन अब्बासी ने अपना मोबाइल वहां पर चेंजिंग रूम में छिपा कर लगा रखा था। तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया है। वहीं महिला के परिजनों ने शास्त्री नगर थाने में अब रिपोर्ट दी है। पुलिस इस मामले में अब आगे की कार्रवाई के साथ ये भी पता करने में जुटी है कि इससे पहले कब कब इस तरह की घटनाएं हुई। आरोपी ने इससे पहले कहां इस तरह का काम किया है। फिलहाल मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।